हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने फ्लैजुला, फेम्ब्री और पिलाई के बारे में देखा कि किस तरह से फ्लैजुला जो है वो मूवमेंट में काम आता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, एंड फेम्ब्री एंड पिलाई जो है वो अटैचमेंट के लिए वर्क करता है। हमने उनके कंपोनेंट्स देखे थे, उनके फंक्शन देखे और स्ट्रक्चर देखा। आज का जो वीडियो होगा हम फर्दर उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर के और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स क्या होती है, मेसोसोम और क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है, अपन ने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कई बार ऐसा होता है जो इनफोल्डिंग्स बनाता है। दैट मीन्स वो सीधा ना होके एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जब ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ना तो इसको अपन बोलते हैं इनफोल्डिंग्स। और यहाँ पे दो टर्म्स आपको पढ़ने इनफोल्डिंग्स से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स, दे आर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक मेसोसोम, दूसरा क्रोमैटोफोर। अब ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके या फिर सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स आती है, जो फोल्ड होते हैं जिस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन जो है कई बार ये वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं ताकि वो सरफेस एरिया उस सेल का बढ़ा सके। तो ये दो टाइप में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेसोसोम एंड सेकेंड इज क्रोमैटोफोर। मेसोसोम एंड क्रोमैटोफोर, इन दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। मेसोसोम के बारे में अगर अपन बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं PM लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री मत समझ लेना। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है जनरली किस टाइप में होता है, मतलब एक्सटेंशन तो हो रहा है, लंबा हो रहा है, ये एक तरह से आगे बढ़ रहा है। एक्सटेंड करना मतलब किसी एक चीज़ को खींच के बड़ा कर देना। तो एक्सटेंशन हो रहा है, पर ये एक्सटेंड होके या तो वेसिकल फॉर्म में आएगा, नहीं तो ट्यूबुलर फॉर्म में आएगा। या तो ऐसे वेसिकल फॉर्म में आएगा, गोल वेसिकल, या फिर ट्यूबुलर फॉर्म में आएगा, ट्यूब की तरह आएगा, ओके। सो या तो ट्यूबुलर फॉर्म में या वेसिकल फॉर्म में, तो एक्सटेंशन होगा, बट एक्सटेंशन किस फॉर्म में होगा, वेसिकल या ट्यूबुलर। यूजुअली फॉर्म वेसिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यूजुअली वेसिकल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और DNA रेप्लिकेशन में ये हेल्प करते हैं। DNA रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में और DNA रेप्लिकेशन में ये हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रोमैटोफोर की तरफ। ये तो हो गया, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना अपने कॉपी में, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर का नाम आया है तो यहाँ पे अपने आप क्रोमा समझ के आ जाना चाहिए कि ये कलर से रिलेटेड कुछ है, कुछ पिगमेंट से रिलेटेड है। सो इट इज़ अ कलर्ड, और कलर्ड के बाद आप देखो दिस इज मेम्ब्रेन बेस्ड और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ, कलर्ड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड वेसिकल, कलर्ड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड वेसिकल, ओके। दिस इज अबाउट क्रोमैटोफोर। उसके आगे अपन देखते हैं, दे हेल्प इन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। परफॉर्म
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म में हेल्प करते हैं और दे कंटेन्स डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में तो समझ में आ गया, जो फोल्डिंग्स होती है, एक मेसोसोम्स, दूसरी क्रोमैटोफोर की, इनका फंक्शन समझ में आ गया। दे हेल्प इन सेल वॉल सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अपन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की। सो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बना हुआ, जिसमें वाटर होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा, एंजाइम्स होंगे, गैसेस होंगे, कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी। तो इन सब से मिलके साइटोप्लाज्म बनता है। तो अपन देखते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ें तो बैक्टीरियल सेल या किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जो भी ग्रोथ एक्टिविटीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में होंगी। सेल के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है तो सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म है ना, तो जो भी फंक्शन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर हेल्ड हियर, ऑल काइंड ऑफ ग्रोथ या फिर मेटाबॉलिज्म ऑकर्स हियर, जितने भी टाइप के ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म है वो यहीं पे होंगे। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं, इट इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स कॉन्टेनिंग, क्या क्या होगा यहाँ पे, वाटर होगा, ओके, एंजाइम्स होंगे, ओके, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर होगा, एंजाइम्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। उसके बाद आप देखो वेस्ट मटेरियल्स भी होंगे, गैसेस भी होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो साइटोप्लाज्म का तो फंक्शन आपको पता चल गया। एक तरह से हर तरह के मेटाबॉलिज्म का एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पूरा का पूरा फंक्शन साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो साइटोप्लाज्म में सारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एक्टिविटी, सब कुछ इसी मैट्रिक्स के अंदर होगा। ये मैट्रिक्स अलग अलग चीज़ें कंटेन करेगा, लाइक वाटर, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स और गैसेस। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेल के पास चलते हैं अपन, दैट इज साइटोप्लाज्म में ही पाया जाने वाला आपका राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आप सबको पता है, कुछ न कुछ जानकारी आप लोग को ऑलरेडी होगी राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में अपन पता करते हैं। तो राइबोसोम के बारे में अपन अगर देखें, सो वी राइट हियर राइबोसोम क्या होता है, स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, छोटा ग्रैन्युलर दानेदार संरचना होती है, तो स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, तो बैक्टीरिया हैज 70S राइबोसोम। उसके बाद देखो ये जो राइबोसोम है, बैक्टीरियल राइबोसोम, ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड नहीं होता है। दे आर फ्रीली स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, freely scattered into the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होंगे। और एक चीज याद रखना कि ये जो सारी बातें हो रही है सिर्फ बैक्टीरियल सेल के बारे में हो रही है, बाकी सेल से कंपेयर मत कर देना कि किसी भी सेल में ये अटैच नहीं होते मेम्ब्रेन से, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बात हो रही है आपके बैक्टीरियल सेल की। तो बैक्टीरियल सेल में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, 70S का राइबोसोम पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन से अटैच्ड नहीं होता है, और जितने भी राइबोसोम होंगे वो आपके साइटोप्लाज्म में ही पाए जाएंगे। अब ये जो 70S स्ट्रक्चर है बेसिकली 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। सब यूनिट्स ये जो है 50S एंड 30S। अब देखा जाए तो बेसिकली जो राइबोसोम जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स, वो टोटल 53
3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये राइबोसोम यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। 53 टाइप्स में से ये जो 50S है और 30S है, 30S तो आपके 21 टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। 21 टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है एंड रेस्ट जो बच गई प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली पाई जाएगी आपके 50S वाले सब यूनिट में। ओके, प्रोटीन्स के बारे में बात हो रही है। सो 32 टाइप्स पाई जाएगी आपके 50S या सब यूनिट में। तो राइबोसोम का मतलब पता चल गया, स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, छोटे दानेदार संरचना होती है। 70S राइबोसोम आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है, मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते कहीं भी और फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। और 70S जो है 50 और 30S सब यूनिट्स में पाए जाते हैं, जिसमें 30S के पास जो है 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है, 50S के बाद 32 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होता है। और इसके आगे देखें तो राइबोसोम का फंक्शन तो सबको पता ही होगा, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम हेल्प करते हैं। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, राइबोसोम्स के बारे में पता चल गया। और अपना फाइनल एक टॉपिक और है, दैट इज स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। अब इन बैक्टीरियाज में या किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में बात करें तो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स की बहुत महत्वता होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोरेज ग्रैन्यूल्स अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए। एंड रिमेंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, नॉट टॉकिंग अबाउट वैक्यूल्स। डिफरेंस याद रखना। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स की यहाँ बात हो रही है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में बात करते हैं अपन। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ये मैं ऊपर मिटाता हूँ। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बेसिकली 3 टाइप के पाए जाते हैं। और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स का क्या काम होता है? स्टोरेज ग्रैन्यूल्स का काम होता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अपने अंदर ये स्टोर करके रखते हैं ताकि ये फर्दर आगे जाके हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। 3 टाइप्स के होते हैं। पहले स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में जान दो। दे आर बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऑस्मोटिकली इनर्ट। ऑस्मोटिकली इनर्ट बोलने का मतलब है कि इनके प्रेजेंस या एब्सेंस से, अगर ये कहीं प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं तो उससे ऑस्मोसिस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अगर ये कहीं प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो इससे ऑस्मोसिस पे या किसी वाटर कंसंट्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो दे आर बेसिकली ऑस्मोटिकली इनर्ट। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा लिक्विड या साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है और एक मॉलिक्यूल है जो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, मतलब ऑस्मोसिस कर सकता है। तो ऑस्मोसिस के बारे में आपको पता है, उसका क्या डेफिनेशन होता है? द मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो लिक्विड पार्टिकल है मूव करना लगेगा तो यहां पे क्या क्रिएट होगा? इम्बैलेंस, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस ना बिगड़े, दैट्स वाई दे आर ऑस्मोटिकली इनर्ट। इनके रहने ना रहने से पानी में कोई डिफरेंस नहीं आता, लिक्विड में कोई डिफरेंस नहीं आता। जितना लिक्विड बाहर रहेगा उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। दैट्स वाई दे आर ऑस्मोटिकली इनर्ट। तो 3 टाइप्स के होते हैं आपके स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। उन 3 टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पॉलीमेटाफॉस्फेट, ये मैं मिटाता हूँ और फर्स्ट ग्रैन्यूल के बारे में अपन बात करते हैं, दैट इज पॉलीमेटाफॉस्फेट। और यहाँ पे फॉस्फेट है तो दे स्टोर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दे स्टोर फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन इट। ओके, समझ में आया किस टाइप के मॉलिक्यूल को स्टोर करेंगे? दे स्टोर फॉस्फेट मॉलिक्यूल। सेकेंड अपन बात करते हैं तो सेकेंड इज पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। सेकेंड इज पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, यहाँ पे किसको स्टोर किया जाएगा? लिपिड्स को स्टोर किया जाएगा। ओके, फैट्स को स्टोर किया जाएगा यहाँ पे पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट में।
फर्स्ट है आपका पॉलीमेटाफॉस्फेट जहाँ पे फॉस्फेट को स्टोर किया जाएगा, सेकंड इज पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट जहाँ पे स्टोरेज ऑफ लिपिड्स होगा, थर्ड एंड फाइनल इज पॉलीग्लूकैन ग्रैन्यूल्स, पॉलीग्लूकैन ग्रैन्यूल्स। अब यहाँ पे बात करें तो स्टोरेज किसकी होगी, स्टोरेज ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स, स्टोरेज ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। तो आपको समझ में आया ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में और कैसे कैसे ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स वर्क करते हैं। फर्स्ट इज पॉलीमेटाफॉस्फेट जहाँ पे फॉस्फेट का डिपोजिशन होगा, फॉस्फेट जमा होगा और फॉस्फेट को ये कैप्चर करके स्टोर करके रखेगा। सेकंड इज पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट जहाँ पे लिपिड का कंसंट्रेशन होगा और लिपिड को ये स्टोर करके रखेंगे। एंड थर्ड इज पॉलीग्लूकैन ग्रैन्यूल्स जहाँ पे स्टार्च का डिपोजिशन होगा, स्टार्च को ये स्टोर करके रखेंगे। तो ये बेसिकली आपका था टोटल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, इसके बारे में इतना ही आपको पढ़ना था। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल जब हम पढ़ेंगे तो चूँकि जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ये तो आपको ओवरव्यू पढ़ना था, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना था आपको इन सब चीज़ों के बारे में। अब जो बेसिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो बैक्टीरियल एनवेलप, सेल वॉल और इसके बारे में जो हमने पढ़ा, जो पूरा का पूरा तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखा और ग्राम स्टेनिंग पढ़ा वो। एंड सेकेंड थिंग इज जेनेटिक मटेरियल। इन दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरियल सेल में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन ग्राम स्टेनिंग से, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल एनवेलप से, सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और जेनेटिक मटेरियल से जो हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड के बारे में या प्लाज्मिड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। एंड आज का जो वीडियो होगा बेसिकली स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के बारे में वो यही था। और हमने स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स, उसके पहले साइटोप्लाज्म, उसके पहले साइटोप्लाज्मिक इनफोल्डिंग्स या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर जो इनफोल्डिंग्स है मेसोसोम और क्रोमेटोफोर की, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।